मैंने उससे कुछ क्वेश्चंस पूछे थे और जब मैंने उससे क्वेश्चन पूछे और उसने मुझे जिस तरीके से जवाब दिए तो मुझे ये बात बिल्कुल समझ में आ गई थी कि ये बच्चा पता भी नहीं है कि मेडिकल में अगर आपका एमबीबीएस में नहीं हो रहा है, मेहनत की है फिर नहीं हुआ है अगर, तो ये उनके लिए स्पेशल है। मुझे अब भी याद है, मैंने 60 पेपर वैसे दिए और 30 पहले 90 पेपर दिए थे। बहुत ज़्यादा इकट्ठा कर लेते हैं जो स्टूडेंट्स, वो एकदम गिव अप कर जाते हैं कि अब नहीं होगा। फिर मैं डॉट में आया ड्रॉप ईयर के दौरान और उस साल मेरा नीट हुआ 685 के स्कोर के साथ। तो ये मेरा उन पेरेंट्स और उन बच्चों से सजेशन है कि डिप्रेशन में खुद को ना रखें। नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका होस्ट यतीश और स्वागत करता हूं आपका एडुटॉक्स के एक और नए पॉडकास्ट में। और इस पॉडकास्ट में आज हमारे साथ मौजूद हैं इति मैम, जो द डॉट इंस्टीट्यूट में बायोलॉजी की फैकल्टी हैं, और उनके साथ मौजूद हैं विकास, जिन्होंने 2024 में नीट एग्ज़ाम को क्रैक किया है, 685 जिनका स्कोर रहा है और अभी करंटली एमबीबीएस परस्यू कर रहे हैं। तो स्वागत करता हूँ इति मैम मैं आपका और विकास आपका। थैंक यू यतीश। थैंक यू सर। विकास, सबसे पहला सवाल मेरा आपके लिए है कि अभी आपने नीट का एग्ज़ाम क्रैक किया है, तो अभी कौन से कॉलेज से आप अपनी एमबीबीएस कर रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा बताएं। सर मैं अपनी एमबीबीएस यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस जीटीबी हॉस्पिटल न्यू दिल्ली से कंप्लीट कर रहा हूँ। ओके। हमारे साथ विकास की मेंटोर और फैकल्टी जिन्होंने विकास को पढ़ा है वो भी मौजूद हैं, इति मैम। मैम, आपसे जानना चाहूँगा सबसे पहले इस एग्ज़ाम के बारे में थोड़ा बताइए। नीट एग्ज़ाम किन बच्चों के लिए है, कौन बच्चे इस एग्ज़ाम को देता है? राइट यतीश, नीट एग्ज़ाम मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए होता है। जो 12th मेडिकल स्टूडेंट्स होते हैं वो अपनी आगे जर्नी परस्यू करने के लिए लाइक एन एमबीबीएस, बीडीएस, बीएएमएस, उसके लिए एक कंपल्सरी टेस्ट होता है। रैंक के हिसाब से उन्हें कॉलेजेस मिल जाते हैं। ओके। तो मैम, जैसे अभी कुछ ही टाइम बचा है, ये अगला जो एग्ज़ाम है वो होने वाला है, तो इसके लिए अभी बच्चा कैसे प्रिपेयर करे, क्या क्या स्ट्रेटजीज है जो बच्चा भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि आप तो करंटली अभी पढ़ा रहे हैं ऐसे बच्चों को? यतीश देखिए, समय बहुत ही कम बचा है, इसमें कोई शक नहीं है। हमारे पास सिर्फ 2 ही महीने हैं। तो मेरे लिए जो मुझे चीज़ें मैं फेस कर रही हूँ बच्चों के साथ, वो है गिव अप। बच्चे बिल्कुल बहुत नज़दीक आने के बाद कई बार गिव अप कर जाते हैं। बैकलॉग बहुत ज़्यादा इकट्ठा कर लेते हैं जो स्टूडेंट्स, वो एकदम गिव अप कर जाते हैं कि अब नहीं होगा। तो मेरी साइड से उनको सजेशन है कि ये टाइम गिव अप करने का नहीं होता, अपने आप को बूस्ट करने का होता है। अपना जितना भी वो प्रिपेयर अपना बेस्ट कर सकते हैं, अपना बेस्ट करें, क्वेश्चन प्रैक्टिसेस करें और टीचर से कनेक्ट रहे। विकास, थोड़ा यहाँ पे आपकी जर्नी को भी हम बीच बीच में जानेंगे, क्योंकि आपने जब नीट एग्ज़ाम को क्रैक करने का सोचा, वहाँ से क्रैक करने तक का सफ़र, ये काफ़ी एक लंबा सफ़र रहता है हर बच्चे की लाइफ में। तो आप थोड़ा अपने बैकग्राउंड में लेके जाए कि कब आपके दिमाग में ख्याल आया कि मुझे डॉक्टर बनना है या मुझे नीट एग्ज़ाम क्रैक करना है? सर मैंने ये सब कुछ सोचा था 10th क्लास में, जब मैंने सोचा कि मैं अब फील्ड चूज़ करना था, या तो नॉन मेडिकल या मेडिकल। तो घर वालों ने कहा कि तुझे मेडिकल परस्यू करना है, तो मैंने घर वालों के लिए कर दिया मेडिकल। मैंने 11th-12th में अपनी मेडिकल फील्ड की तैयारी की, 11th-12th नॉर्मल पास आया। फिर मैं उस साल मेरा नहीं हुआ, 12th के दौरान मेरा नीट। फिर मैं डॉट में आया ड्रॉप ईयर के दौरान और उस साल मेरा नीट हुआ 685 के स्कोर के साथ। तो जब पहली बार आपने नीट एग्ज़ाम दिया था तब क्या स्कोर रहा था आपका? सर मेरा स्कोर 593 था फर्स्ट में, अटेम्प्ट में। मैम, जैसा अभी विकास बता रहे हैं, तो ये विकास ने जैसा बताया कि ड्रॉप ईयर में वो द डॉट इंस्टीट्यूट में आया था, तो उस वक्त जब शायद ही आप आया होगा, आपसे मिला होगा, तो क्या कम्युनिकेशन था आपको, क्या लगा, मतलब उस वक्त विकास कर लेगा क्लियर या? देखिए, जब मेरी विकास से फर्स्ट टाइम इंटरेक्शन हुई तो एक टीचर को फर्स्ट टाइम मिलने से ही पता चल जाता है कि बच्चा किस तरह का है। विकास यहाँ पे आया था ज्वाइन करने के लिए, तो हम अपने रेगुलर उसके दौरान मैंने उससे कुछ क्वेश्चंस पूछे थे, और जब मैंने उससे क्वेश्चन पूछे और उसने मुझे जिस तरीके से जवाब दिए तो मुझे ये बात बिल्कुल समझ में आ गई थी कि ये बच्चा एवरेज तो नहीं है जी, ये अबव एवरेज बच्चा था, जिसने बहुत ही अच्छे से अपने सब्जेक्ट को पढ़ा हुआ था। स्पेशली मैंने क्वेश्चन बायोलॉजी से ही पूछे थे, तो मुझे ये समझ में आ गया था कि इस बच्चे ने अपनी तैयारी अच्छी की हुई है, उसके मार्क्स भी अच्छे थे। बट एक टाइम एक आया जब उससे क्वेश्चन में पूछने लगी, तो मुझे उसी दिन एक बात और भी क्लियर हो गई थी कि इसमें एक छोटा सा ड्रॉबैक है, वो है ओवर थिंकिंग। और ये बात मैंने इसको उसी समय बोल दी थी। जो बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं वो कभी कभी चीज़ों को ओवर थिंक कर जाते हैं। चीज़ें बहुत सिंपल होती हैं उसको वो बहुत कॉम्प्लेक्स कर देते हैं।
तो ये बात मुझे उसी दिन समझ में आ गई थी और जस्ट वेट था, अगर यहाँ पे एडमिशन देता है तो मैं इस चीज़ पे ज़रूर काम करूँगी। और फाइनली ऐसा हुआ भी, हमने इस चीज़ पे बहुत काम किया। इनफैक्ट जब ये एग्ज़ाम देने जा रहा था तो उसने मुझसे पूछा भी था, मैम आज के लिए क्या आप मुझे बोलेंगे। मैंने यही कहा था कि जो तुझ पे काम किया है, ओवर थिंकिंग, चीज़ें बहुत आसान होती है, कई बार क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं, उन्हें ईजी लेके ही करना होता है। जी। डीप थिंकिंग में कई बार जाके बच्चा उसका क्वेश्चन गलत कर देता है, जैसा कि विकास के केस में था। विकास, थोड़ा सा अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में भी अगर आप बताना चाहें यहाँ पे, ताकि हम और बेहतर आपको जान सकें। सर मैं एक नॉर्मल फैमिली बैकग्राउंड से हूँ। मेरा गांव नांगड़ काठा है जी। जो महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है, और मेरे फादर एक किसान है, मदर हाउस वाइफ है, और नॉर्मल फैमिली बैकग्राउंड है। अच्छा, तो कोई भी मेरे फैमिली में कोई भी अभी तक कोई भी डॉक्टर नहीं है, ना कोई मेडिकल फील्ड में। आप मतलब अपने फैमिली के फर्स्ट डॉक्टर बनेंगे हाँ। अभी। ग्रेट विकास। अब विकास, जैसा आपने बताया कि फर्स्ट जब आपने 2 साल प्रिपेयर करा, किसी तरह उस वक्त सिलेक्शन नहीं हुआ, तो जनरली देखा जाता है बच्चे उस दौरान डीमोटिवेट भी हो जाते हैं। तो आपके माइंड में भी ऐसा कुछ आया होगा कि क्या स्किप करना चाहिए या एक और अटेम्प्ट लेना चाहिए, तो वो कैसा आपने डिसीजन लिया? सर उस दौरान भी कोई भी पेपर हो, हर दौरान ये होता है कि डिमोटिवेशन आता ही आता है। और लास्ट टाइम तो ऐसा होता है जिसमें हमें ये लगता है यार नहीं होगा तो क्या करेंगे, घर वाले क्या कहेंगे, टीचर क्या कहेंगे, और लोग क्या कहेंगे। और लास्ट का जो टाइम हो, सबसे ज़्यादा ज़रूरी इसी पे काम करना होता है कि डिमोटिवेशन ना आए। मुझे भी आया था 12th के बाद, फिर मैंने ड्रॉप ईयर का डिसाइड किया, तो फिर मुझे कोई वहाँ पर नहीं दिखा गाँव के आसपास, तो मैं इधर आया डोट में, और मैंने अपनी यहाँ से पूरी की ड्रॉप ईयर की तैयारी। तो जब आप ये इंस्टीट्यूट ढूंढ रहे थे तो आप डोट में आए, बच्चा भी अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में जाता है, तो आपने कैसे डिसाइड करा कि हाँ मुझे इस इंस्टीट्यूट में पढ़ाई करनी है? सर मैं ऐसे ही ढूंढ रहा था सब, और कोचिंग को भी देखा, पर मैं जब यहाँ पर आया तो मुझे इति मैम मिली। इति मैम ने मुझे पहली बार समझाया कि ये है, उन्होंने मेरे से क्वेश्चन पूछे, और जो मेरी कमी थी उन्होंने वो कमी बताई, ना कि मेरी अच्छाई बताई, और फिर उन्होंने उस पर काम करने के लिए मेरा हेल्प की। और तो मैंने डिसाइड किया कि मुझे यहीं से परस्यू करनी है अपनी ड्रॉप ईयर। मैम, ये हम बार बार इस चीज़ पे बात कर रहे हैं कि कुछ कमियां थी, उस पर आपने काम किया, इसको थोड़ा अगर आप इलेबोरेट करें, क्योंकि मतलब वो इतना तो समझ में आ रहा है इसको कि कुछ कमी थी, उस पर काम किया जाए तो रिजल्ट आ जाता है, लेकिन वो काम क्या है उसको थोड़ा अगर आप बता पाए। देखिए, काम के साथ साथ मैं एक बात और भी बताना चाहूँगी। हम तो काम कर ही रहे थे, पर जो विकास की नींद थी, हाँ, उसने हमें मोटिवेटेड रखा। देखिए, हम हमेशा है ना, ये बात अक्सर आप सुनेंगे, बच्चा मोटिवेटेड रहे, बच्चा मोटिवेटेड रहे। मैंने अपनी 11 से 12 साल की जर्नी में एक जो बात देखी अपने टीचिंग एक्सपीरियंस में, एक बच्चा भी टीचर को मोटिवेटेड रखता है। बिल्कुल। और अगर एक टीचर मोटिवेटेड भी रहता है, ये बड़ा ऑपोजिट लगेगा सुनने में, बट अगर विकास थक जाता, हार जाता, मैं उसे कोई कमी बता रही हूँ, वो उसको नहीं सुधारता, या हर बार वो उसी चीज़ पे स्टेबल रहता, कांस्टेंट उसी चीज़ पे बना रहता, तो मुझे इनफैक्ट डिमोटिवेशन फील होता कि शायद मैं उस बच्चे को नहीं समझा पा रही हूँ। तो जैसे मैंने आपको बताया कि विकास मुश्किल क्वेश्चंस को इजीली कर लेता है, बट व्हेन इट कम्स टू बायोलॉजी, पेपर इतना मुश्किल नहीं आता है, पेपर बायोलॉजी का आसान आता है। उस केस में जब ये हमारी जो प्रैक्टिस जो शीट्स चलती हैं या जो हम DPPs प्रोवाइड करते हैं, उसमें जो मैं नोटिस करती थी, इसकी जो बात मेरे को हमेशा समझ में आती थी कि जो चीज़ें इजी हैं, जो क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, जो बस पढ़ते ही हो जाने चाहिए, ये हमेशा उनमें कंफ्यूज्ड रहता था, और कंफ्यूजन के चक्कर में ये हमेशा उसका वो आंसर चूज करता था जो नहीं होना चाहिए। और एवरी टाइम जब ये पेपर देता, मेरे पास आता, मैम मेरा आज 5 गलत हो गए, आज मेरे 6 गलत हो गए। एक खास बात इसमें ये थी, ये हमेशा अपने इनकरेक्ट पे काम करता था। अगर मान लीजिए 90 क्वेश्चंस हैं, इसके 99 ठीक है, हाँ सॉरी 89 ठीक है, एक गलत है, तो ये उस पे काम करता था, मैम मेरा ये एक गलत है। और मैंने भी ये बात नोटिस की कि बहुत ज़्यादा बार उसका रीज़न वही था, जस्ट ओवर थिंकिंग, जो कि नीड नहीं होती थी। तो बहुत टाइम लगा, ये ईजी नहीं था, ओवर थिंकिंग को थोड़ा कम करना मुश्किल हो जाता है, ईजी नहीं था, बट रेगुलरिटी रही, जो सीरीज़ हमने चलाई, जो उसने एग्ज़ाम प्रैक्टिस करे और फिर क्वेश्चंस आके डिस्कस किए। कई बार ऐसा भी हो जाता था कि मैं टाइम नहीं दे पा रही हूँ, विकास नहीं हारता था, हाँ, वो नेक्स्ट डे आएगा, मैम पहले मेरे उसके बताओ, पहले कंटिन्यू पीछे रहता था। बिल्कुल बिल्कुल उस वाले मेरे का बताओ, फिर इस पे चलेंगे हम। तो यही शायद इसके सक्सेस का रीज़न भी है। तो विकास, ये तो काफ़ी अप्रिशिएबल है, मतलब ये कहा जाता है हर बच्चे को कि आप जितनी बार चाहें उतनी बार टीचर से पूछें, लेकिन विकास जनरली देखा जाता है कि हर बच्चा टीचर से कनेक्ट नहीं हो पाता। तो ये जो टीचर के साथ कनेक्शन है, आपका मैम के साथ किस तरह का कनेक्शन था, वो मतलब क्या क्लासरूम तक सीमित था, उसके बारे में थोड़ा अगर आप बताएं तो।
सर हर स्टूडेंट सोचता है कि मैं टीचर से, आजकल ये प्रॉब्लम बहुत हो गई कि मैं टीचर से पूछूंगा तो टीचर कहेगा, डांटेगा, कहेगा कि तुझे ये इतना आसान भी नहीं आता। जब भी मेरे तो सबसे सरल, लोग कहते हैं कि बायो सबसे सरल है, उसमें सबसे ज़्यादा गलत होते थे। तो फिर भी मैं सोचता था यार क्या हो गया, मेरा तो फाइनल डिसीजन नीट था ना, यहाँ पर तो कुछ भी हो, यहाँ पर तो मेरे 0 मार्क्स आए तो मैटर नहीं करते, पूरे आ जाएँ तो मैटर नहीं करते। पर अगर मेरे लिए तो अच्छा है कि मुझे सारी कमियाँ पता चल गई, जैसे कि ये इनकरेक्ट है, तो मैंने साफ डिसीजन बना लिया था कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। टीचर से अगर मेरे 5 गलत है तो 5 पूछूंगा, चाहे सारे गलत हो जाएँ तो समझूंगा। और टीचर मैम ने मुझे इतना कोऑपरेटिव थी मैम कि मैम ने मुझे एक के क्वेश्चन के लिए एक चैप्टर भी पढ़ाया हुआ है पूरा, और कहती थी कि भाई जो हुआ कोई दिक्कत नहीं, आगे से नहीं होना चाहिए, तेरा फाइनल डिसीजन 5 मई को है। उस दौरान 2024 में 5 मई को पेपर था, तो फाइनल तेरा वहाँ देखा जाएगा, यहाँ से तो कितने मिस्टेक कर ले, और हम तो चाहते हैं सारी मिस्टेक यहीं करके चला जाए कि वहाँ पर कुछ ना कर पाए। तो ऐसा सच में बहुत बार हुआ है। मैं इसको थोड़ा सा एलिब्रेट करके बताऊंगी। ये पीछे पड़ जाता था, मैम मेरे ये 2 क्वेश्चन गलत हैं तो मुझे अब आप उसका चैप्टर पढ़ाओ पूरा। तो ऐसा भी हुआ है कि 2 क्वेश्चन गलत है, 1 क्वेश्चन गलत है, तो लाइन टू लाइन छोटे बच्चों की तरह बिल्कुल बैठा के सामने इसको वो चैप्टर्स भी मैंने कंप्लीट कराए हैं। चाहे वो मैंने ऑलरेडी क्लास में करा दिए, 2 बार भी करा दिए, बट स्टिल मैंने कहा ना मोटिवेशन, अगर वो 1 बार आ रहा है, मैं मना कर रही हूँ नहीं बेटा मैं तो पूरा तो नहीं पढ़ा पाऊंगी जी। है ना, समटाइम्स ये हैपन नहीं हो पाता है कि आप एक ही उसको दोबारा पढ़ें, पर ये आ रहा है, ये वापस आ रहा है, ये 3 बार आ रहा है, पर्सनली बैठ के पढ़ाया है इसको फिर मैंने, तो बड़ा अच्छा सफ़र रहा है इसके साथ सच में। तो मैम मतलब जब आप ये कंटिन्यू मेहनत कर रहे थे, मैं उसको इमेजिन कर पा रहा हूँ, मतलब जब आप ये बता रहे तो मेरे दिमाग में वो एक वीडियो की तरह प्ले हो रहा है कि विकास आपके पीछे किस तरह पड़ा हुआ है। तो इस बीच कभी ऐसा भी तो कभी कोई टफ फेस रहा होगा कि जब आपको लगा होगा कि नहीं यार अब तो गिव अप करने वाला वो जो एटीट्यूड है, कभी ऐसा नहीं हुआ कि विकास ने गिव अप करने का सोचा हो? हुआ था, और वो बहुत ही सच कहें तो अगर विकास भी उस मोमेंट को आज याद करेगा या मैं भी याद करती हूँ तो, और ये हुआ भी तब जब एग्ज़ाम में सिर्फ 4-5 महीने बचे थे, और उस टाइम 3 मंथ बचे थे, और उस टाइम मुझे लगा अब क्या हुआ। ये कि विकास को एक प्रॉब्लम हो गई थी फिज़िकल, मैं यहाँ अभी शो से शेयर नहीं करना चाहूँगी, बट उसे कोई प्रॉब्लम हो गई थी, और इसने मुझे कॉल किया कि मैम ये बात हो गई है। मैंने कहा ठीक है, और मैं अब कोई, इसकी सेकंड स्टेटमेंट थी, मैं कोई पेपर नहीं दे रहा मैडम, बस अब हो गया। इसके फ़ोन रखने के बाद इसका फ़ोन स्विच ऑफ हो गया, और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई कि ये हुआ क्या। फिर स्विच ऑन हुआ, मैंने इससे बात की, मैंने कहा मुझे तुझसे मिलना है एक बार, मैं आऊँगा ही नहीं मैम, मेरे को आना ही नहीं है, और मैं ये पेपर नहीं दूंगा, मेरे साथ भगवान ने ऐसा क्यों किया, मैं तो बहुत रेगुलर स्टूडेंट था, मैं तो बहुत अच्छा कर रहा था। और उस टाइम क्या है, लास्ट के 3 महीने में फिर टेस्ट सीरीज़ भी चल रही थी इसकी, वो भी मिस हुई। मेरे पास 2 ही चांस थे, या तो अब मैं भी इसके साथ गिव अप कर दूं, क्योंकि हम दोनों मोटिवेटेड रहे इसकी जर्नी में, पर जब मैंने सुना कि इसको ये चीज़ हो गई है तो मुझे लगा शायद मैं भी हेल्प नहीं कर पाऊंगी, पर खुद को मैंने संभाला। मैंने कहा अब ये 3 महीने बचे हैं, बच्चे की पूरी लाइफ का सवाल हो गया, और ये कर सकता है वो तो हमें पता ही चल गया। मैं इससे मिली, इसकी प्रॉब्लम को समझा, फिर मैंने इससे एक बात कहा, ट्रस्ट कर सकता है मेरे ऊपर? तो ये बोला हाँ मैम कर लूँगा। मैंने कहा भूल जा तुझे ये प्रॉब्लम, ये ठीक हो जाएगी। हम लोग डॉक्टर से कंसल्ट करने भी गए, इसने इवन अपने फैमिली मेम्बर्स को भी नहीं बताया था, वो हमने बाद में बताया। मैंने बोला आप उनको बताओ। हम डॉक्टर के पास गए, वहाँ भी डॉक्टर ने बोला बेटा कोई दिक्कत नहीं, तो ठीक हो जाएगा। लेकिन ये कमज़ोर होने लगा, ये फिज़िकली भी बहुत ज़्यादा वीक होने लगा उस प्रॉब्लम की वजह से, और इसके कुछ टेस्ट छूटे। लेकिन आप विश्वास मानना यतीश सर, जब ये वापस आया, इसने शायद लगभग 15 से 16 दिन का एक गैप रहा अगर मैं सही हूँ तो, और वो डेली टेस्ट चलते थे, तो मतलब आप लगाइए कि 15 से 16 टेस्ट इसके अब इकट्ठे हुए हैं जो उसको देने हैं। लेकिन जब ये वापस आया ना, तो इसके बस एक ही था, अब कुछ भी हो जाए अब मैं पीछे नहीं हटूंगा। मैं रेगुलर इससे फ़ोन पे बात करती कि तुझे हार नहीं माननी, देख ले हारना नहीं है तुझे। ये बोला ठीक है, साथ दिया इसने मेरा। जब ये वापस आया तो आप यकीन मानिए 1 दिन में 2 पेपर देता था, 3 घंटे का सर एक टेस्ट होता है। ये बोला मैम मैं पुराने वाले भी दूंगा। तो मैंने कहा इतना टाइम तो नहीं है अब, तू अगर ऐसे करेगा तो। बोला नहीं मैम, और मैं यही बैठ के दूंगा, मैं घर पे जाके भी नहीं दूंगा। अगर मैं घर पे जाऊंगा तो मुझे आलस आ जाएगा। ये डॉट का इवन नॉन मेडिकल का बच्चा भी जानता है, इसका एक कॉर्नर फिक्स था ऊपर कि वहाँ पे चेयर पे एक जो व्यक्ति बैठा मिलेगा वो होगा विकास, क्योंकि बाकी के बच्चे 3 घंटे का पेपर लेके चले जाते थे। ये पुराना पेपर भी उसमें से करता था, पहले उसकी प्रॉब्लम लेता था। मतलब सर जिस तरीके से ये वापस आया ना, तो
तो मुझे फिर से जो हिम्मत मिली, हम इनफैक्ट मैं ये कहूँगी हम दोनों को जो उसमें हिम्मत मिली कि ये कर सकता है। तो एक कंक्लूजन अगर मैं आपको इसकी पूरी का बताऊं कि ऐसा नहीं है कि किसी के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं आती, हम हमेशा सक्सेस पे और मार्क्स पे चले जाते हैं। और ये बात मैं हमेशा टीवी चैनल्स पे सुनती थी, हर सक्सेस स्टोरी के पीछे कुछ होता है, पर मैंने बहुत करीब से देखा कि वास्तव में एक सिचुएशन ऐसी भी आती है जहाँ आप हार जाते हो, आपको लगता है अब नहीं होगा, बस वही वो मोमेंट है, आपको बस उसी से क्रॉस करके जाना होता है। और उस टाइम आपको एक व्यक्ति तो अपनी लाइफ में ऐसा चाहिए जो आपकी सिचुएशन को समझ के एक हाथ बढ़ा सके, लेकिन पकड़ने वाला भी होना चाहिए। तो बस एक हाथ बढ़ाया गया, विकास ने उसको समझा, और जब वो वापस आया ना तो उसे सबको पीछे छोड़ दिया, इसकी स्पीड बन गई। और ये मेरे साथ बैठता, मैं भी इसके लिए रुकती कि मैम मेरे को ये क्लियर करना है। तो मुझे लगता है कि अगर ये हार मान जाता ना, उस टाइम मान जाता सर, तो शायद हम यहाँ बैठ के आज ये रिकॉर्ड नहीं कर रहे होते। विकास, वो क्या इंग्रेडिएंट रहा जिसने आपको हारने नहीं दिया? मतलब जैसे मैम बता रही कि आप एक बार तो गिव अप कर चुके थे, लेकिन वो ऐसा आपके अंदर ही पक्का कोई ना कोई ऐसा इंग्रेडिएंट रहा होगा जिसने आपको वो पुश किया अंदर से। सर मेरे लिए एक यही था कि जो हुआ हो गया, अब ना मैं उसको चेंज कर सकता। 3 महीने बचे थे जिसमें से मेरे लगभग 20 से 25 दिन ख़त्म, लास्ट के 2 मंथ बचे। तो मुझे लगा देखो अगर मैं इसको सोचता रहूँगा कि इतने दिन ख़राब हो गए तो मेरे 2 मंथ भी ख़राब हो जाएंगे, और माँ बाप ने इतने मेहनत कर रखी है, मैंने की है, टीचर ने इतना साथ दिया है, तो सारी ख़राब हो जाती। मुझे सबसे ज़्यादा मोटिवेशन रियल में अपने फादर साहब का लगा और अपने भैया का, जो मेरे साथ, उनका 1 साल का कोई काम नहीं था, फिर भी वो मेरे साथ रहते थे, हमेशा लगे। मैम थी, पर इन दोनों की वजह से मोटिवेशन फादर साहब का कि वो बाहर रह रहे हैं मेरे लिए, और सबसे ज़्यादा भाई का कि भाई ने 1 साल पूरी मेहनत, जितनी मैम ने देखी उतनी भाई ने 25 दिन खुद भी कुछ नहीं किया, वो सिर्फ मेरी हेल्प की, इसकी हेल्थ ठीक हो जाए। तो मैंने कहा औरों के लिए नहीं तो अपने भाई के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने टीचर्स के लिए तो करूँ, खुद के लिए भी नहीं तो इनके लिए, क्योंकि ये भी लगे हुए हैं मेरे पीछे। तो मैंने सोचा जो होगा देखी जाएगी, अपना पूरा देख के देखता हूँ। पहले मैं अगर 10 घंटे पढ़ता था तो मैंने अपना टाइम बढ़ाया कि भाई कोई नहीं, क्या पता टाइम से कवर हो जाए और किस चीज़ों की टेंशन छोड़ दी कि ऊपर वाला जो कर रहा है वो करने दो, अपनी अपनी मेहनत को बढ़ाता जाऊँ कि घर वाले लास्ट में ये तो खुद से ये तो ना कह यार मैंने उस टाइम मेहनत कर लेता तो क्या पता हो सकता था, अब ये रिग्रेट नहीं रहता। तो इसलिए मैंने जी जान जो लगा सकता था वो लगा दी, अपने घर वालों को याद रखा, अपने भाई को याद रखा, अपनी मैम को याद रखा, अपने टीचर्स को याद रखा, और सबसे ज़्यादा खुद को याद रखा कि मैं भी कर सकता हूँ, और कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। लास्ट में सबकी लाइफ में डिफ़िकल्ट फेज आते हैं, मेरे जो अभी सिचुएशन है ना, और स्टूडेंट के 2 मंथ बचे हैं, इस टाइम बहुत याद आएगा, मेरे सेम 2 मंथ बचे थे, मुझे अब भी याद है। मैं भी फरवरी के लास्ट तक, फरवरी 27 को मैं वापस आया था कॉलेज में, क्लास में, 1 महीने के ब्रेक के बाद, और मेरे पास भी 2 मंथ ही थे, पर मैंने पीछे के सारे पेपर्स क्लियर किए, मैम के पीछे लगा रहा कि मैम बताओ। और सर भी थे, फिजिक्स के सर थे, फिजिक्स के सर को मैं पूरे दिन, सर ये पिछले सवाल 5 हो गए, सर भी कह देते थे भाई आज तो जा, कल बताऊँगा, बहुत हो गए, क्योंकि इतने पेपर छूट गए थे। अब खुद मैं 2-2 पेपर देता था, सर के पास भी फ्री टाइम नहीं होता था, फिर भी सर 2-2 घंटे निकालते थे। मुझे अब भी याद है, नीचे बैठ के मैं 7-7 बजे तक यहाँ पर पढ़ा हूँ, क्लास बंद हो जाती थी 5 बजे फिजिक्स के, क्योंकि डाउट इतने हो गए थे, क्योंकि 1 महीने के पेपर रह गए थे, और सबसे ज़्यादा स्ट्रेस ये रहता था यार नहीं होगा। पर फिर मैंने एक चीज़ ठान ली थी, जो होगा वो देखा जाएगा, नहीं होगा तो भी देखेंगे, होगा तो भी देखेंगे, और क्या पता मैं पेपर नहीं दे पाऊँ, वो भी देखेंगे, जो होगा अब देखेंगे। हम मैं बस एक लिए था कि माँ बाप अगर बाहर पैसे कमा रहे हैं, वो तैयार हैं तो मैं भी तैयार हूँ, भाई तैयार है तो मैं भी तैयार हूँ, टीचर्स तैयार हैं तो तैयार हूँ, अपनी मेहनत डबल करूँगा, होगा तो ठीक है, ना ही होगा तो सोचूंगा भगवान की मर्जी थी, पर अपना पूरा 100% दूंगा। मैंने टाइम 2-2 घंटे बढ़ाए भी सर, 10 घंटे पहले जितना भी पढ़ता था उससे 2 घंटे मैंने रियल में बढ़ाए, थोड़ी नींद कम ली, थोड़ा और कहीं एक्टिविटी में कम किया, आने जाने का टाइम कम किया, कैसे भी करीब बचाए, और वो पता नहीं वही टाइम मेरे लिए आज सबसे बेनिफिशियल हो गया। बिल्कुल मैम, जैसा एक चीज़ है कि बच्चा ये सोचने लगता है कि आगे क्या होगा, तो विकास के केस में तो इसने जल्दी बाउंस बैक कर लिया, लेकिन आज भी हो सकता है ये वीडियो कई बच्चे देख रहे हैं वो वहीं फंसे हुए हैं कि होगा या नहीं होगा। तो मैं बताती हूँ इसके लिए। देखिए ये जो क्वेश्चन है होगा या नहीं होगा, 50% ये वो बच्चे होते हैं होगा या नहीं होगा वाले, मेहनत नहीं करते सर। वो ना
इस बात में ज़्यादा अपना टाइम स्पेंड करते हैं, एक दूसरे से पूछ रहे होते हैं भाई तेरा हो जाएगा, भाई मेरा हो जाएगा, वो एक दूसरे से पूछ रहे होते हैं बजाय पढ़ने के। उन्हें ये भी पता होता है, विकास की क्लास में भी था, उन्हें ये पता होता है हमारा नहीं होने वाला। आपको पता है सर 50% बच्चों को ये पता होता है कि हम ये पेपर या तो किसी के फोर्स में आके दे रहे हैं या हमारी कोई इच्छा नहीं थी। तो ये जो होगा और नहीं होगा वाला है ना, उसमें से मैं पहले तो उन 50 को अगर साइड में कर देती हूँ, बाकी के जो होते हैं उनका या तो कोई एक सब्जेक्ट वीक होता है, ज़्यादातर फिजिक्स मेडिकल स्टूडेंट्स की थोड़ी सी बाकी सब्जेक्ट्स को देखते हुए थोड़ी सी डाउन होती है। और इस बात में भी कोई शक नहीं है कि बायोलॉजी भले ही आसान होती है पर नंबर तो सर सबके पूरे 360 में से 360 नहीं आते। उसके लिए मेजर प्रॉब्लम जो आती है, जो मैं देखती हूँ बच्चों के साथ, एनसीईआरटी को ठीक से रीड ना करना। एक बार रीड करते हैं उसके बाद उन्हें लगता है हो तो गया, उसके बाद वो फिर उसको कुछ दिनों बाद उठाते हैं या जो भी है। विकास ने मेरे हिसाब से एक चैप्टर की रीडिंग 14 से 15 बार लगाई थी। क्या बात। और वो 14 से 15 बार एक एक लाइन ही लगाई है सर उसने। उसके बाद वो इस कंक्लूजन पे पहुंचा है शायद 15th रीडिंग पे कि अब मुझे इस पेज से केवल ये, इसके एनसीईआरटी बिल्कुल इसने मतलब रंगीन कर दी थी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ही बिल्कुल उन लोगों के लिए गलत है जो बिना बात पे खुद भी स्ट्रेस्ड होते हैं कि होगा या नहीं होगा। अब बात करते हैं उनकी जो मेहनत करते हैं और फिर वो ये प्रश्न करते हैं। तो सर ये तो कोई ज़रूरी नहीं होता कि मेडिकल में हर बच्चे को डॉक्टर बनना है। बिल्कुल ठीक है, ये भी कोई ज़रूरी नहीं होता कि सबको MBBS ही करनी है, या आप एक डिसाइड कर लें। क्योंकि सर मैं हमेशा, मेरे पहले भी कुछ जो शूट्स हुए हैं मैंने उसमें भी कहा है, ये बहुत मुश्किल जर्नी है, आसान नहीं है। इसमें आपको बहुत सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं। आप अपने रिश्तेदारों की मैरिजेस में नहीं जाएंगे, आप मोबाइल कम चलाएंगे, आप अपने फ्रेंड सर्कल को कम टाइम देंगे। अगर आप इतना सब कुछ करने के लिए रेडी हैं और फिर आप ये सोच रहे हैं कि होगा या नहीं होगा तो जायज़ है, और अगर नहीं होगा तो दिस इज़ नॉट एंड। आप एक ड्रॉप ले सकते हैं, मैं ये भी कहूँगी कि बहुत ज़्यादा ड्रॉप नहीं लेने चाहिए। अदरवाइज मेडिकल में और बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं जिनके बारे में हमें पता भी नहीं है। इनफैक्ट हमारे बच्चों को पता भी नहीं है कि मेडिकल में अगर आपका MBBS में नहीं हो रहा है तो आप बैचलर्स कर लें या उसके बाद गवर्नमेंट कुछ एग्जाम्स क्लियर कर लें। तो ये मेरा उन पेरेंट्स से और उन बच्चों से सजेशन है कि डिप्रेशन में खुद को ना रखें। मेहनत की है फिर नहीं हुआ है अगर, तो ये उनके लिए स्पेशल है। तो बहुत सारी और भी चीज़ें सर, बहुत ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, हम उसमें जा सकते हैं। बिल्कुल सही कहा मैम आपने कि मंजिल सिर्फ एक नहीं है, मतलब बहुत सारी है, वो आपको आइडेंटिफाई करनी है। विकास, आपसे भी काफ़ी कुछ हमारी ऑडियंस को आज जानने को मिला है अपनी प्रिपरेशन के दौरान। मेरे को खुद जब मैं आपकी स्टोरी सुन रहा हूँ तो अंदर से गूज बम्स फील हो रहे कि कैसे, मतलब वो आपने जो भी सीन बताया, कैसे लास्ट के 2 महीने में आपने वो बाउंस बैक किया। एक मैं इसको थोड़ा अगर समराइज़ करके आपसे पूछूं कि अपनी पूरी जर्नी को निचोड़ कर अगर किसी बच्चे को कुछ बताना हो तो आप क्या बताएंगे? पूरी जर्नी को बताना हो तो मैं एक ही कहूँगा, देखो जितना टाइम बचा है उसको यूटिलाइज करो। आप इस जो भी इस पॉडकास्ट को देख रहा है, अब जितना टाइम उसको, पीछे जो हो गया। अब मेरा सजेशन है, किसी को अब नंबर बढ़ाने हैं, किसी के 400 भी आ रहे हैं तो भी नंबर बढ़ाने हैं, तो सबसे बेस्ट है, जैसे मैंने लास्ट 2 मंथ में मैंने अभी बताया, मैं सिर्फ पेपर देता था और पेपर के थ्रू टॉपिक वीक देखता था। जैसे आज पेपर दिया, उसके सर के साथ कुंदन सर थे, राहुल सर थे, इति मैम थी फिजिक्स के लिए। कुंदन सर मुझे मैथ पढ़ाते हैं, पर कुंदन सर मुझे मोटिवेट रखते थे। सबसे पहले मैं आते ही 5 मिनट अपने टीचर से बात करता था, कुंदन सर मुझे बताते थे बेटा कल क्या हुआ, आज क्या करना है। फिर उसके बाद मैं टेस्ट देता था, और टेस्ट का फिर सॉल्यूशन होता था 1-1.5 घंटे, जो भी जितना टाइम। उसके बाद भी मैं सॉल्यूशन होने के बाद मैं देखता था सर ने सॉल्यूशन कैसे करवाए, मैंने क्या मिस्टेक की, मैंने कौन सा टॉपिक वीक रखा, उसको फिर घर पर जाके पढ़ता। और फिर अगले दिन मेरे एक स्ट्रैटेजी रहती थी कि मेरे 400 नंबर आए हैं तो अगले टेस्ट में मेरे 400 से कम तो नहीं आने चाहिए, चाहे बढ़े चाहे मेरा 1 नंबर ही मिनिमम तो आ चुके, उससे कम तो मतलब फिर तो मैंने मेहनत ही नहीं की। अगर उससे कम आ रहे हैं तो 400 से कम तो नहीं आने चाहिए, 400 से ज़्यादा आए, 401 आए। लास्ट में यहाँ पर मेरे नियर अबाउट में मानो तो मेरे 60 से 70, क्योंकि दिल्ली तो पॉसिबल नहीं था डॉट में भी करवाना, पर सर कहते थे कि जिनको खुद को है, हम स्टूडेंट थे तो हमें दिल्ली के लिए भी करवाए सर ने। मुझे अब भी याद है, मेरे 60 पेपर वैसे दिए और 30 पहले 90 पेपर दिए थे लास्ट के 2 महीने। इसके लिए स्पेशल पेपर निकलते थे क्योंकि ये इसका डिसीजन था कि मुझे एक्स्ट्रा करना है। मुझे 60 दिन में 90 पेपर दे दिया, क्योंकि मेरे 30 तो पहले रह गए थे, तो क्योंकि मैं 1 महीने एब्सेंट था। और सर ने कहा कि सर ने हमसे पूछा अगर तुम रेगुलर देना चाहते हो, हम तो 1 दिन छोड़ 1 दिन लेंगे,
अगर तुम रेगुलर देना चाहते तो हम वो भी, स्टूडेंटों ने हाँ किए। और क्या, मुझे ये देखो 90 पेपर, तो मैंने 1 नंबर भी बढ़ाता। मेरे पहले टेस्ट मुझे अब भी याद है 460 नंबर आए थे। मैं अगर एक एक नंबर भी बढ़ाता तो लास्ट में मेरे फिर भी 550 हो जाते। पर अगर हम डेली प्रैक्टिस एक एक नंबर बढ़ाने की कोशिश करते हैं ना, पता भी नहीं चलता कब एकदम में 450 से 650 कब पहुंच गए। क्योंकि जो स्टार्टिंग अब 400 से 500 तक पहुंचने में बहुत हार्ड होता है, पर 500 से 650 में पहुंचने में हार्ड नहीं आता अगर तुमने मेहनत करते रेगुलर हो। क्योंकि पहले दिन 1 नंबर बढ़ेगा, दूसरे दिन 1 क्वेश्चन ठीक होगा, और 1 क्वेश्चन 4 नंबर का होता है। और क्या पता कब 10 क्वेश्चन गलत होने के बजाय 10 क्वेश्चन ठीक होते ही वो 650 देखने लग जाते हैं हमें। मेरा तो यही मानना है कि लास्ट टाइम जो भी ये पॉडकास्ट, लास्ट टाइम सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करो और अपने टीचर से हेल्प लो। ये मत सोचो कोई नहीं, अरे क्वेश्चन गलत हो गए अगले में देखूंगा, इन क्वेश्चनों को छोड़ दिया। जो गलतियाँ उन्हीं गलतियों को उसी पेपर में क्लियर करो। जैसे डॉट में था, टीचर्स उसी में सॉल्यूशन करवा देते। उसके बाद भी मैं पूछता था खुद कि सर ये तो आपने वहाँ सॉल्यूशन तो करवा दिया क्लास के सामने, फिर समझ में नहीं आया, सर फिर से समझाते, और सर तो पूरा टॉपिक समझाते। तो ऐसे बेनिफिट हुआ, टॉपिक क्लियर हुए लास्ट के पेपर के थ्रू, और प्रैक्टिस हुई। सबसे ज़्यादा पेपर के फ़ायदा ये था, टाइम मैनेजमेंट आया। पहले मेरा 3 घंटे 20 मिनट, पहले 3 घंटे 2024 में 3 घंटे 20 मिनट का पेपर ही कंप्लीट नहीं होता था। कभी फिजिक्स रह जाती थी, कभी केमिस्ट्री के 1-2 क्वेश्चन रह जाते हैं, इसी से नंबर कमा रहे थे। टाइम मैनेजमेंट होने लगा, फिर टाइम बचने लगा तो देखने लगे कि ये क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं, कई क्वेश्चन को टाइम एक्स्ट्रा देने लगे। ऐसे पता ही नहीं चला कब से कब बढ़ गए। और इसका मैं रेगुलर आता था। मैंने सोच रखा था कि मैं पेपर नहीं छोड़ूंगा, जो भी हो जाए कुछ भी हो, ना पेपर छोड़ूंगा, ना उनका सॉल्यूशन छोड़ूंगा, ना अपनी प्रैक्टिस छोड़ूंगा। घर पर प्रैक्टिस करता, यहाँ पर डाउट पूछता, और जो भी मेरे को चैप्टर भी रह रहे थे सर, मैं एक्चुअली बता दूँ 2-4 चैप्टर, पर मैं उनको देखता था कि सुबह चैप्टर कर लिए, पेपर नहीं छोड़ना, पेपर तो देना है। तो ऐसे ही हो गया सर। आज तक आप डोट इंस्टीट्यूट के साथ जुड़े हुए हो, मतलब इंस्टीट्यूट्स बहुत सारे हैं, ऐसा मैं आपसे समराइज करके ही पूछूं, ऐसा क्या खास था कि आज तक मतलब आप डोट इंस्टीट्यूट के बारे में इतना कुछ बोल रहे हैं? तो क्योंकि बहुत सारे ब्रांड नेम्स हैं मार्केट में, बच्चे अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में जाते हैं, वहीं एक डोट जो कि कोई बहुत बड़ा ब्रांड नहीं है उसको चूज़ करना। सर मैं कह रहा, मैं पहले दिन आया तो मैम ने मुझे मेरी गलतियाँ बताई। मैम से मेरा पहला इंटरेक्शन हुआ, उसी दिन मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे मेरी गलतियाँ ही फाइंड आउट करना। आपको पहले दिन ही टीचर से मिलवा दिया गया? हाँ, पहले दिन काउंसलिंग हुई, बात हुई, फिर टीचर से तुरंत ही मिलवा दिया गया कि ये तुम्हारे बायो के फैकल्टी हैं, इनसे बात कीजिए। और मैम से ही बात करने में ऐसा लग गया कि यहीं पढ़ना है मुझे और अपना है परस्यू करना है, जो भी करना है। और क्योंकि मैम ने मुझे गलतियाँ बताई, स्ट्रेटजी बताई, क्या क्या कमी रही थी पिछले साल वो समझाया, तो मुझे लगा अगर यही चीज़ जो कमी थी वही पता चल गई तो दिक्कत कहाँ है। और तो सारा मेरे ऊपर डिपेंड है, टीचर्स तो हेल्प कर सकते हैं, और मैम ने और सर ने भी, सभी ने मेरी बहुत हेल्प की। और मेरा जो स्कोर है, सभी, ऐसा नहीं है कि मेरे खुद की वजह से, बहुत ज़्यादा योगदान डॉट का है, मेरे पेरेंट्स का भी है, उन्होंने मुझे पूरा सपोर्ट किया। मेरे सबसे डिफ़िकल्ट फेज में भी सपोर्ट किया मैम ने तो मुझे हमेशा रखा। मेरे भाई ने भी सपोर्ट किया, मेरे साथ पूरे साल 1 साल रहा है। यहाँ पर रहते थे सर हम पास में, एक पूरी साल उसने कोई 1 दिन का गैप नहीं रखा मेरे लिए। फैमिली तो बैकबोन की तरह होती है, उनके हाँ सपोर्ट सर, पे वो- बच्चे टिके होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मैम आपसे भी मतलब एक लास्ट में समराइज अगर हम कर पाएँ इस चीज़ को, कि आपने तो विकास जैसे बहुत सारे डॉक्टर्स अब तक बना दिए होंगे, तो जो बच्चे पेरेंट्स इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं तो उनके लिए एक लास्ट एज अ फैकल्टी, एज अ मेंटोर, आप कोई भी मैसेज देना चाहें तो? लास्ट मैसेज इन 2 महीने के लिए मेरा यही रहेगा, पेरेंट्स बहुत ज़्यादा प्रेशर ना बनाएं बच्चों पे, बहुत ज़्यादा इतना पढ़ लिया, उनको अभी करने दें। दूसरा, बच्चों के लिए जो मेरे को मैसेज अभी ठीक लग रहा है 2 महीने के लिए, आप कंफ्यूज ना होगा या नहीं होगा। मैं पहला, मेरा इतना सिलेबस रह गया, जो रह गया अब रह गया। अब आप ये सोचिए, अगर आपके 300 आ रहे हैं ना, तो आप उनको 450 कैसे कर सकते हैं? 450 है तो उसको 600 कैसे कर सकते हैं? पॉजिटिव पे आइए। अब आप इसको किया कैसे जाएगा? बस बैठ के सिर्फ सोचना ही सोचना, एक अपने ही एज ग्रुप के बंदे से आप पूछ रहे हो अब मैं क्या करूं, बेटर है
आप अपने टीचर्स के पास जाएं, उनसे अपनी प्रॉब्लम बताएं। वैसे तो टीचर्स को पता ही होता है, पर फिर भी अगर कुछ है तो उन्हें बताएं और वो जो सॉल्यूशंस बताते हैं उस पर काम करें। तो मेरा पर्सनल यही है कि बी फोकस नाउ, सब कुछ छोड़ के फोकस हो जाए, टेंशन बिल्कुल ना लें और पेरेंट्स बिल्कुल भी प्रेशर ना बनाएं इस टाइम पर स्पेशली। मैम जैसे विकास ने एक चीज़ और मेंशन करी कि वो आते ही आपसे मिला, तो हो सकता है बहुत सारे बच्चे आपसे मिलना चाह रहे हो, तो मतलब ऐसा कुछ है कि अगर वो बच्चे या पेरेंट्स आपसे मिलना चाहते हैं वो आपसे मिल सकते हैं? सर देखिए, ये बात डॉट की बड़ी स्पेशल है। बच्चा आता है, कोई भी पेरेंट आता है और अगर उन्हें फैकल्टी से मिलना होता है तो हमारे यहाँ कोई बाउंडेशन नहीं है, हम डायरेक्टली मिलते हैं। पहले उनकी रिसेप्शन पे जो भी फॉर्मेलिटीज़ हैं पूरी होने के बाद, इनफैक्ट जो भी टीचर फ्री होता है, हम जो भी स्ट्रीम में से हम बच्चे से पर्सनली आके मिलते हैं, उससे क्वेश्चंस पूछते हैं, थोड़े से बेसिक उसके पास क्लास के बाद भी हमें लगता है बच्चा नहीं कर पा रहा, हम पेरेंट्स को कॉल भी करके बता देते हैं कि ये स्ट्रीम उसके लिए ठीक नहीं है, कुछ दूसरी भी चूज़ कर सकते हैं। तो जो भी मिलना चाहें, यू आर मोस्ट वेलकम, हमें मिलने में कोई दिक्कत नहीं है। तो थैंक यू सो मच इति मैम, थैंक यू विकास। हम आपको कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे फिर से आपके रिजल्ट के लिए और ऑल द बेस्ट आपकी अपकमिंग MBBS जर्नी के लिए। हम चाहेंगे कि आप बहुत बेहतरीन डॉक्टर बने और लोगों को सर्विस प्रोवाइड करें। थैंक यू ऑडियंस, आप देख रहे थे एडुटॉक्स और इस पॉडकास्ट में हमारे साथ मौजूद थी इति मैम और विकास, और आने वाले दिनों में भी हम अलग अलग पॉडकास्ट आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।